सब तो पहले जिन मुसलमानों वास्ते हिंदुस्तान के विच एक अलहदा मुल्क जो तस्वर पेश किया डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल इस पाकिस्तान के वो हीरो ने जिन्होंने सब तो पहले मुसलमानों वास्ते एक तहफ़्फ़ुज़ वाला रास्ता ये लभ्या सी कि मुसलमान अलहदा होंगे तो फिर जो ना इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, ये अपने दीन के मुताबिक मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकेंगे। अल्लामा इकबाल ने वादे तौर पर वो खुतबा इलाहाबाद जो 30 दिसंबर 1930 के दिता सी वो वादे तौर पर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जिक्र किया सी, आई वुड लाइक टू सी द पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस Sindh and Balochistan amalgamated into a single state, self-governed within the British Empire or without the British Empire. The formation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appears to me the final destiny of the Muslims, at least Northwest India. बेटे ये सारे का सारा मुझे आता है कुतुबा इलाहाबाद, लेकिन खास जो इसका पॉइंट था ना, ये चार सूबे जो थे इनको अलहदा बना दिया गया। यहाँ पर एक ख़ास बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो खुतबा दिया था इसमें बंगाल का जिक्र नहीं था, सिर्फ ये पंजाब, सिंध, सूबा सरहद और बलूचिस्तान इनका जिक्र था। ये हमारे एक लायक दीन और इस दुनिया के बेमिसाल वकील जो थे उन्होंने ये इस तस्वर से बहुत आगे जाकर बंगाल को भी साथ शामिल कर लिया। ये हमारी शख्सियत थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने अंग्रेज़ों के सामने पाकिस्तान का मुकदमा इस तरीके से लड़ा और पाकिस्तान जो था इसका तस्वर जब पेश हुआ 1930 में, 1940 में करारदाद पाकिस्तान जो थी ये मंजूर हो गई। तो करारदादी पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल के तस्वर से बहुत आगे थोड़ा सा ये बंगाल जो था खिता इसको शामिल कर दिया। पाकिस्तान की मुस्लिम लीग सबसे पहले 1906 में ढाका में बनी थी। ये एक वो मुसलमान नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका जिसके घर पर ये तंजीम बनी थी, वही बांग्लादेश बाद में साबित हुआ। तो लाइक बेटे ये एक ऐसा मरहला कि जब मुसलमान और हिंदू आपस में एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पिकार रहते थे, जुबान के जरिए से, कलम के जरिए से, और फिर आपस में लड़ते बिड़ते रहते थे। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये अंग्रेज़ों के सामने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान में दो कौमें हैं, एक कौम नहीं। तो दूसरी कौम क्या है? मुसलमान। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली ने ये साबित किया कि हिंदुस्तान में यानी बड़े सगीर में पहला जब मुसलमान हुआ था उस वक्त दो कौमी नज़रिया पैदा हो गया था, या जब मोहम्मद बिन कासिम इस सरजमीन पर हमला आवर हुआ था तो उस वक्त दो कौमी नज़रिया पैदा हो गया था। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर ही पाकिस्तान ने इंशाल्लाह ये दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान जो था ये नया मुल्क बन गया। यहाँ पर ये भी आपके सामने नोटिस में लाना चाहता हूँ कि 16 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान की अफवाज ने जो तादाद बताई जाती है 93,000, इतने फौजी हमारे है नहीं थे वहाँ पर। ये हिंदू लिखारी मुसलमान लिखारियों ने भी साबित किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फौज जो थी वहाँ पर 40,000 सिपाही बनते थे, फौजी अफसर और सिपाही, बाकी सब तंजीमों वाले आदमी थे। उनको मिलाकर उन्होंने 93,000 92,000 फौजी तैयार किए। ये अक्सर हिंदू यानी ख़ास तौर पर इंदिरा गांधी ये खुद कहती थी 16 दिसंबर को कि आज हमने पाकिस्तान का दो कौमी नज़रिया खलीज बंगाल में डुबो दिया है। तो ये जैसे जैसे उसका गलत मफरूज़ा था ऐसे ऐसे ये गलत मफरूज़ा दुनिया में साबित हो रहा है। अगर बांग्लादेश दुनिया में ना बनता
हिंदुस्तान उस पर कब्जा कर लेता तो यकीनन था कि ये दो कौमी नज़रिया उन्होंने गिरा दिया। लेकिन बांग्लादेश ने अपना वजूद अलहदा रखा, एक अलहदा मुल्क रहा, इसलिए दो कौमी नज़रिया अब भी मौजूद है। और इंशाअल्लाह खुदा के फजलो करम से जब तक आखिरी हिंदू इस दुनिया से खत्म नहीं हो जाता उस वक्त यह हमारा नज़रिया दो कौमी नज़रिया जो कायम रहेगा। ये दोनों कौमें हमेशा से ही बरसरे पे कार रही हैं, लेकिन मुसलमान की ये फितरत है कि ये कभी भी बेजा मुदाखलत नहीं करता दूसरों के मामला में, खासतौर पर दीनी मामला में। और ये गैर मुस्लिम जो हैं ये इसको अपना हक समझते हैं कि किसी तरीके से मुसलमानों के मामला में दखल अंदाजी की जाए। तो लाइक बेटो यहाँ पर चलते चलते आपको थोड़ा सा तारुफ कराऊँ कि जब हम 9th और 10th में पढ़ते थे उस वक्त ये मुतालिया पाकिस्तान की किताब नहीं थी, उस वक्त ये माशरती इल्म था। हमने जब माशरती इल्म पढ़ा था सन 67 में, उस वक्त पाकिस्तान के दो सूबे थे, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। मशरकी पाकिस्तान का जोग्राफियाई एतबार से एक नाम रखा हुआ था सुनहरे रेशे का देश, और मगरबी पाकिस्तान का नाम रखा था रुपैले रेशे का देश। यानी वहां पर पटसन पैदा होता था और दुनिया का बेहतरीन पटसन और दुनिया की सबसे बड़ी जूट मिल ये भी वहां पर थी। और पाकिस्तान को, मगरबी पाकिस्तान को इसलिए रुपैले रेशे का देश कहते थे कि यहाँ पर कपास, चांदी रंग की कपास, सफेद रंग की कपास ये बहुत पैदा होती थी, जिससे कपड़ा बनता था, उनसे बोरियां बारदाना वगैरह बनता था और इनसे कपड़ा बनता था। इसलिए जिग्राफी नाम दोनों सूबों के क्या रखे हुए थे, सुनहरे रेशे का देश और रुपैले रेशे का देश। पाकिस्तान का रकबा उस वक्त जो मीलों में था 3,10,403 मरबा मील पाकिस्तान का रकबा था, जिसमें से 55,000 मील जो मरबा मील एरिया था ये बंगाल का था। यानी समझ लें कि हमारे एक सूबे से भी बहुत कम उसका एरिया था, लेकिन आबादी उसकी ज़्यादा थी। गंजान आबाद इलाका था ये बंगाल का। बंगाली लोग मजहबी एतबार से बहुत ही नफीस किस्म के इंसान साबित हुए। और लायक बेटो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब अंग्रेज़ों के सामने दो कौमी नज़रिए की वकालत की और इसी दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर ही आपने पाकिस्तान जो था ये 14 अगस्त 1947 को हासिल कर लिया। प्यारे बेटो, इसमें दीगर बहुत से अवामल शामिल हैं, लेकिन ख़ास तौर पर एक ही आदमी की स्ट्रगल और एक ही आदमी की कोशिश जो है ये लाखों लोगों के बराबर साबित हुई जो कायद आज़म की थी। कायद आज़म को मशवरा देने वालों ने बहुत मशवरे दिए थे कि ये पाकिस्तान का जो तस्वर है इसमें और भी कुछ मुल्कों को शामिल किया जाए, मसलन हैदराबाद को उस्मानिस्तान, मोगलिस्तान जो साहिल के इलाके थे इनको भी शामिल कर लिया जाए ताकि ये ज़्यादा इलाके जो हैं ये आज़ाद हो जाए। लेकिन कायद आज़म ने कहा कि एक पाकिस्तान हासिल कर लें, उसके बाद बाकी के लिए हम ट्राई करते रहेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि हम 10 का मुतालबा करें हमारा एक भी ना बने। हम समझते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये सोच बड़ी मुस्बत और 100% सही साबित हुई। पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल की और पाकिस्तान जो था एक दिन हासिल कर लिया हमने। तो लाइक बेटो, इसमें आबादी का तबादला बहुत बड़ा एक तकलीफ दे मरहला था। 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर जब पाकिस्तान नजर आया तो सबसे पहले हमारा हमसाया मुल्क ईरान, हमारा मुसलमान भाई मुल्क, इन्होंने हमें तस्लीम किया था कि पाकिस्तान वाकई एक मुल्क है। तो प्यारे बेटो, हिंदुस्तान जब पाकिस्तान वजूद में आया तो दिन रात यही मंसूबे बनाता रहता था कि किस तरह इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। ये सारे का सारा नुकसान हदबंदी कमीशन जो था ये हमें दे चुका था। हिंदुस्तान में
10 तहसीलें 9 तहसीलें ऐसी गई जो पाकिस्तान के हिस्से में आनी थी, और 10 तहसीलों का झगड़ा था, जिनमें से सिर्फ एक तहसील छकरगढ़ जो थी ये पाकिस्तान को दी गई थी। बाकी 9 तहसीलों जो थी वो तहसील पठानकोट, तहसील गुरदासपुर, तहसील बटाला, तहसील नकोदर, तहसील अजनाला, तहसील ज़ीरा, तहसील फाजिलका, तहसील फिरोजपुर, तहसील तरन तारण, ये तहसीलें 9 जो थी ये इंडिया को दे दी थी। ये रेड क्लिफ जो था ऐसी बंदर बांट करके यहाँ से गया कि पाकिस्तान के लिए हमेशा तकलीफ देह साबित हुआ कश्मीर का मसला। पाकिस्तान से रेल के जरिए रियासत जम्मू को रास्ता जाता था, मेटल सड़कें जो थी ये वहां पर रियासत जम्मू में जाती थी, लेकिन एक कच्चा रास्ता सिर्फ तहसील पठानकोट से जो इंडिया को रियासत को मिलाता था, वहां से हिंदुस्तान ने अपनी फौजें दाखिल कर दी, और ये हमेशा आग की तरह ये सुलझता रहा, और ये अभी तक ये हल नहीं हो सका। ऐन मुमकिन है कि किसी वक्त फिर ये आमने सामने फौजें हो जाए। ये कई मरतबा आमने सामने आ चुकी हैं और हिंदुस्तान को कई मरतबा मुंह की खानी पड़ी है। तो लाइक बेटो, बंगाल में सबसे ज्यादा अहम किरदार जो था सेपरेशन का, सकूते ढाका में ये असातिज़ा कराम थी। हिंदुस्तान के हिंदू तो मुसलमानों के मुखालिफ थे, जो बंगाल में हिंदू थे ये 24% थे, और असातिज़ा में ज्यादा से ज्यादा लोग जो थे असातिज़ा कराम ये हिंदू थे। उनका एक मैं आपको पहली जमात का कायदा जो है उसकी एक तमसील आपके सामने रखता हूँ। उसमें 2 फिक्रे लिखे हुए थे कि अहमद एक अच्छा लड़का नहीं है, राम एक अच्छा लड़का है। कि देखो अहमद जिसका नाम ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन के नाम पर रखा हुआ है, वो देखो अच्छा लड़का नहीं साबित कर रहे, और राम वो बुद्धू जो बुतों की पूजा करता है उसको अच्छा लड़का साबित कर दिया। ये प्यारे बेटो एक नफरत थी, एक बहुत बड़ी मुनाफिकत थी हिंदुओं की जो मुसलमानों के खिलाफ थी। इसी नफरत ने बाद में बांग्लादेश को जन्म दिया। तो लाइक बेटो, इसमें बांग्लादेश बनने में जहां तक मेरी सोच काम करती है, इसमें कुछ इंतहाई नागजीर किस्म की गलतियां जो थी ये आला क़यादत से हुई। आला क़यादत अगर उसी वक्त फैसला कर लेती कि जिसने ज्यादा नशिस्तें ली हैं उसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बना देना चाहिए। ये मुजीबुर रहमान ज्यादा नशिस्तें ले चुका था कौमी असम्बली की, 300 में से 167 गालबन नशिस्तें वो ले चुका था, उसको चाहिए था वज़ीर आज़म बना देते। लेकिन मुजीबुर रहमान ने एक खास किस्म का छोटा जो था ये छोड़ा, अपने 6 निकात बयान किए। 6 निकात जो थे उसमें एक ये भी था कि दोनों मुल्कों की सूबों की तजारत अलग होनी चाहिए। अगर तजारत एक मुल्क की 2 हिस्सों में हो तो फिर साफ ज़ाहिर क्या उसका असर निकलेगा, उसके क्या असरात जो हैं ये मरतब होंगे कौम पर। तो लाइक बेटो, मुजीबुर रहमान के 6 निकात जो थे ये अलहदगी का बायस बने। याह्या खान हमारा पाकिस्तान का उस वक्त दुनिया का एक तीन तरीन जनरल था, जिसकी समझ में ये बहुत बड़ा एक छोटा सा मामला ना आ सका कि 300 में से 167 नशिस्तें जो ले चुका है उसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बना दिया जाए। ये उसकी बात में समझ नहीं आई। प्यारे बेटो, यही बात थी जिसने बंगालियों को नाराज कर दिया। बंगाली बजाते खुद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी मुतफिक नहीं थे 100%। 1948 में जब ढाका पलटन ग्राउंड में कायद आज़म यूनिवर्सिटी ग्राउंड में कायद आज़म ने उंगली खड़ी करके कहा था कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान सिर्फ उर्दू होगी, तो बंगाली नाराज हो गए। ये नाराजगी उनकी चलती रही। उन्होंने एक मरतबा ये भी मुतालबा किया कि पाकिस्तान के जो करेंसी नोट हैं इनके ऊपर उर्दू के साथ साथ
अगर बंगाली भी लिख लीजिएगा तो क्या हर्ज है, यकीनन ये कोई हर्ज नहीं था। और बंगालियों ने ये भी मुतालबा किया था कि पाकिस्तान की अगर दो ज़बानें कौमी ज़बानें बन जाएं तो फिर क्या इसमें कबाहत है, ये दोनों ज़बानें बन सकती थी। तो लायक सादा के लायक में तो ये दोनों उनकी बातें जो थी परवान ना चढ़ी। बिल आखिर शेर बंगाल मौलवी ए.के. फजल हक को जब वज़ीर दाखिला पाकिस्तान का बनाया गया तो उन्होंने पहला ऐलान यही किया कि बंगाली ज़बान जो थी उसको भी सरकारी ज़बान करार दिया। इस पर बंगाली बहुत खुश हुए। तो बंगालियों के साथ जो नाइंसाफियां होती थी उनके खिलाफ वो अक्सर उठ खड़े होते थे। पाकिस्तान के ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो गवर्नर जनरल थे, इन्होंने जब पाकिस्तान की असम्बली को तोड़ा तो इसके स्पीकर जो थे मौलवी तमीज़ुद्दीन, ये ढाका से इनका तो अलग था, ये सिंध कोर्ट में चले गए और सिंध कोर्ट में उन्होंने मुकदमा जीत लिया, असम्बली बहाल होगी। लेकिन गवर्नमेंट जो थी ये सुप्रीम कोर्ट में चलेगी और सुप्रीम कोर्ट ने मौलवी तमीज़ुद्दीन के खिलाफ फैसला दे दिया, जिस वजह से सारे तनाज़े पैदा हो गए। तो होते होते जो पहला आइन था ये पाकिस्तान का 1956 में बना। इसमें दोनों सूबों को बराबरी दी गई, यानी दोनों सूबे जो हैं ये पैरिटी की बुनियाद पर काम करेंगे। पैरिटी से मीन बराबरी। 1962 में अयूब खान ने अपना नया आइन जो था 1962 में दिया। तो अयूब खान ने ये साबित किया था कि मार्शल लॉ लाने की मेरी वजह गर्ज़ोगात ये थी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, The primary role of martial law was to give support to the civil authority so that it should be able to rehabilitate itself and cope with the new problems which would arise with the introduction of reforms. यानी इस्लाहात जो नाफिज मुल्क में करना चाहते हैं उनको मुकम्मल तौर पर लागू करने के लिए ये मार्शल लॉ मैंने लगाया। बिल आखिर होते होते 1962 का आइन जो था ये मंजूर हो गया। 1962 का आइन जो था सदर अयूब खान ने बजाते खुद ये ब्रॉडकास्ट तकरीर की थी और पूरी आवाम को, पूरी दुनिया को वो आइन जो था ये पढ़कर सुनाया था। तो वह एक जगह पर लिखते हैं, आई अनाउंसेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन ए ब्रॉडकास्ट टू द नेशन ऑन 1 March 62। आई सेड दैट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीड a blending of democracy with discipline, the two prerequisites to running a free society with a stable government and the sound administration. कायद-ए-आज़म अयूब खान का ये दावा अपनी जगह पर तो ये ठीक था कि दोनों सूबे जो हैं बखैर खुदी अपने फराइज़ सर अंजाम देते रहेंगे, दोनों सूबे अमन व अमान का गहवारा रहेंगे। लेकिन कुछ पॉलिसियाँ सदर अयूब खान की भी ऐसी थी जो उन्होंने नापसंद की। सदर अयूब के ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान को बहुत, मगरबी पाकिस्तान को बहुत तरक्की और अरूज मिला, जो मिलना भी चाहिए था। लेकिन इसके मुकाबले में बंगाली जो थे वो थोड़ा सा अपने आप में एहसास बदतरी कमतरी महसूस करने लगे। ये अक्सर औकात ये पहाड़ों पर चढ़ जाते थे। ये चिट्टागांग का पहाड़ी इलाकों जो है वहाँ पर ये अक्सर अलहदगी पसंद जो थे पहाड़ों पर चढ़ जाना, नारे लगाने। फिर सियालकोट के कोटली लोहारा के मोहम्मद सैन अंसारी साहब हमारे जनरल थे, इन्होंने इनको भेजा कि वो कंट्रोल करें। इन्होंने बागों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस बहादुरी के एवज 17 जुर्द देने की पेशकश की, लेकिन मोहम्मद सैन अंसारी प्यारे बेटो वो जनरल था जिसने 17 जुर्द लेने से इनकार कर दिया था। क्यों इनकार किया? मेरा फर्ज है इस मुल्क की खिदमत करूँ, मेरा फर्ज है ये मेरा मुल्क मुझे जब याद करे मैं अपनी जान की कुर्बानी देने से गुरेज न करूँ। ये इस तरह की जर्नैल, वफादार किस्म के जर्नैल पाकिस्तान के खैर खा थे। तो बंगालियों को जब उनका असल हक यानी वज़ारत उज़्मा वज़ीर आज़म ना बनाया गया तो मुजीबुर रहमान ने
ये साथ ही साथ बंगाली कौम जो थी उसको मारना शुरू कर दिया। मजबूरन याहिया खान ने उसको गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार किया तो इधर से जनरल टिक्का खान को फौरी तौर पर भेज दिया। जनरल टिक्का खान ने वहां पर बंगालियों के साथ ऐसा सलूक किया, उन्होंने साबित किया कि हमें इस सरजमीन को चाहिए, कोई बगावत करने वाला इंसान भी मौजूद होना चाहिए यहाँ पर। नाची ये भी बंगालियों ने बुरा इसका बनाया। तो प्यारे बेटों ने देखना कि एक हमेशा वो इंसान जो बचपन से ही खानदानी किस्म का पस मंजर, हिंदुआना पस मंजर रखता हो, वो कभी भी खैरखा नहीं हो सकता मुसलमानों का। ये यहाँ पर आपके सामने मैं जरा थोड़ा सा एक तारीखी किस्म का वाक़या बयान करने को, दूसरा मार्केट की तरफ कलकत्ता में एक वकील था चांदीदास। चांदीदास वकील ये बहुत असर और सूख वाला वकील था। इसके पास अक्सर औकात वकील जो थे ट्रेनिंग के लिए आते थे। ट्रेनिंग के लिए इनके पास एक मरतबा एक वकील आया, इसका नाम था अरुण चक्रवर्ती। अरुण चक्रवर्ती जो थे, इनका इनके घर भी आना जाना शुरू हो गया। तो जब घर आना जाना शुरू हुआ तो चांदीदास की एक लड़की थी, ये देखो गोरी बाला दास। इसके साथ इसकी लाइफ फ्लैट हो गई। इन्होंने बाद में एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का नाम देवदास चक्रवर्ती रखा गया। जब अरुण चक्रवर्ती ने अपनी मां के साथ इसका जिक्र किया तो मां ने बहुत बुरा मनाया इस बात का कि हमने उनके साथ, इस लड़की के साथ शादी नहीं करनी, वो नीची जात के हिंदू हैं, हम ऊंची जात के हिंदू। ये अरुण चक्रवर्ती वहां से लगा हो गया, अपनी जो औलाद थी, लड़का था, उसको भी छोड़ दिया, गोरी बाला दास को भी पीछे डाल दिया। अब ये चांदीदास का एक वकील था, शेख लुत्फुर रहमान। शेख लुत्फुर रहमान ये मुंशी था चांदीदास का। चांदीदास ने इस अपने मुंशी वकील के साथ, मुसलमान वकील के क्लर्क के साथ बात की कि अगर मेरी बेटी से आप शादी कर लें तो मैं आपको जायदाद का हक भी दे दूंगा, जायदाद भी दूंगा, और फिर साथ आपको यहाँ पर मुलाजमत भी कोर्ट में दिला दूंगा। ये मान गया। जब मान गया तो साथ शर्तें ये थी कि जो बच्चा है वो भी उसके पास ही रहेगा, माँ के पास ही रहेगा। तो गोरी बाला दास का नाम रखा सहरा बेगम। मुसलमाना नाम क्या रखा? बाला दास का नाम सहरा बेगम। और बच्चा जो था देवदास, इसका नाम क्या रखा? मुजीबुर रहमान। अब ये खुद अंदाजा लगाने के लिए किस नस्ल से ताल्लुक रखता था। अब खुद ये अच्छी तरह देख लें कि मुजीबुर रहमान का पस मंजर कैसा था। क्या इससे तोको थी कि ये मुसलमानों के साथ को भला करेगा, खैर करेगा? लायक साजा कराम इससे खैर की तोको ही नहीं। हुआ ये, अल्लाह की गफूर रहीम ज़ात ये परवान चढ़ता गया। 1956 में हिंदुस्तान को इसने दावत दे दी। अगर ताला साजिश एक पकड़ी गई, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करे, मशीदी पाकिस्तान पर। चनाचे यूं खां के ज़माने में इसको सजा हुई थी, लेकिन बाद में ये सजा भी माफ़ कर दी गई। लाइक बेटो, ये वो आदमी था
मशरक़ी पाकिस्तान का हुसैन शहीद सोहरवर्दी उस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था। और ये मुजीबुर रहमान उसके पास बैठा हुआ एक दिन खुशी में आया हुआ उसके साथ ये बात कर दी हुसैन शहीद सोहरवर्दी से, डाके से था वो, कि हम क्यों ना लैदा हो जाए इनसे, मगरबी पाकिस्तान वालों से। हुसैन शहीद सोहरवर्दी वज़ीर आज़म था पाकिस्तान का, इतनी नापसंद की उसने ये बात, उसने जोर से अपनी दाईं टांग जो थी इसके मारी, चारपाई पर बैठा हुआ था, नीचे गिर पड़ा। ये इसने इस तरह की गलत बात पाकिस्तान के खिलाफ क्यों की है। लेकिन जब इसको मौका मिला तो खुदारा इसने हिंदुस्तान के साथ साथ मौका, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क़यादत अगर चाहती तो उस वक्त ये वज़ीर आज़म बन जाता तो पाकिस्तान कायम रह सकता था। लेकिन चूंकि इसको वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, बंगाली जो थे ये बिफर गए। और यहाँ पर सबसे बहुत बड़ा एक हादसा ये हुआ कि मुजीबुर रहमान ने मिन्नत के साथ, समाजत के साथ याहिया खान से ये काम करवा लिया कि बंगाल की पलटन जो इस वक्त मगरबी पाकिस्तान में है, बंगाल पलटन, बंगाल रेजिमेंट, उसको वापस मशरक़ी पाकिस्तान में बुला लिया। ये कहकर कि सलाह के ज़माने में ये अच्छी मदद कर सकते हैं, ये ज़बान भी समझते हैं, ये उनके साथ रहन सहन में भी एक जैसी यकसानियत रखते हैं, तो इनको बंगाल रेजिमेंट को इधर भेजा। बंगाल रेजिमेंट जब वहाँ गई तो वहाँ पर जो मगरबी पाकिस्तान के फौजी थे, इनके लिए रास्ता आस्ता आस्ता तंग होता गया। तो प्यारे बेटो, यही अफीसर जो थे बंगाली अफसर, जिन्होंने एबटाबाद हमारी कापूर से ट्रेनिंग हासिल की थी, जो पाकिस्तान के खैर खा साबित होने थे, यही पाकिस्तान के वहाँ पर मुखालिफ साबित। इन्होंने पाकिस्तानी फौज का डट कर मुकाबला किया। मुक्ति बानी के रूप में हिंदुस्तान ने अपनी फौज जो थी वहाँ झोंक दी थी। हिंदुस्तान के उस वक्त के 6 जर्नैल, जिनका सरबराह जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, और पाकिस्तान का सिर्फ 1 जनरल, और फौज भी मखसूस किस्म की फौज थी। ये हालात का मुकाबला वहाँ पर आखिरी दम तक करती रही। एक सिपाही ने 400 इंडियन सिपाहियों को जहन्नम हासिल किया, तो फिर वो शहीद हुआ। जिसकी दाद जो है ये इंडिया का उस वक्त का जर्नैल जो था मानिक शाह, उसने खुद तस्लीम किया अपनी किताब में कि पाकिस्तानी फौज जो थी बड़ी जुआ मर्दी और दिलावरी के साथ लड़ी थी वहाँ पर बंगाल में। और फिर ये होते होते सब महाजों की तफसीर जो है, ये आपको मेरा ख्याल है वो बतानी ठीक नहीं, या उसके लिए बहुत काफ़ी वक्त चाहिए। लेकिन ये था कि फिर आखिर इस्लाम ढाका से एक पैगाम वसूल हुआ रावलपिंडी जीएच के ऊपर कि अब नेक्स्ट कौन सा लाया अमल तैयार किया जाए, याहिया खान से बात करवाई जाए। तो याहिया खान के बारे में ये सईद अहमद ब्रिगेडियर साहब जो थे, ये गुजरांवाले के थे, उन्होंने कहा कि वो तो उस कुटिया के पास बैठा हुआ है, यानी जनरल रानी हलीम अफसर जी उसकी तरफ इशारा था। ये किरदार क़यादत का बहुत पस्त किरदार ज़ाहिर करता है। तो लाइक बेटो, होते होते ये हुआ कि पाकिस्तानी फौज ने 16 दिसंबर को, जिनको वाज़े पैगाम मिल गया कि पाकिस्तानी फौज को तहफ़्फ़ुज़ दो, पाकिस्तानी फौज को बचाओ, सिपाहियों की ज़िंदगियाँ जो है इनको बचाओ। फिर पाकिस्तान के जनरल ने ये इसमें खैर ये समझी कि हम हथियार डाल देते हैं ताकि जाने बच जाए। चनाचे पाकिस्तानी फौज ने 16 दिसंबर 1971 को पलटन मैदान में ये लायक बेटो हथियार डाल दिए। अब ये हथियार डलवाने वाले ये 3 करैक्टर थे। पहले नंबर पर इंदिरा गांधी, नंबर 2 मुजीबुर रहमान,
नंबर 3 पाकिस्तान के सियासतदान। अब देखिए इनका अंजाम कैसे हुआ कि अल्लाह की वो वाहदा शरीफ ज़ात गफूर रहीम जो कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देती। इंदिरा गांधी जिसने खुद अपनी जुबान से 1971 में ललकार कर कहा था कि आज हमने पाकिस्तान का 2 कौमी नजरिया खलीज बंगाल में डुबो दिया है, ये 1984 में अपने ही सिखों की जो अपने महाफज थे उनकी गोलियों का निशाना बनी थी, उन्होंने इसको जान से मार दिया था। इसका बेटा संजय गांधी जो जबरदस्ती पायलट बनना चाहता था, इसने जबरदस्ती इंस्पेक्टर से हवाई जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और एन दिल्ली के ऊपर जब जो महंगे प्रवास था, जहाज क्रैश हो गया। जो दुनिया से छोटा बेटा था उसको ये खत्म हो गया। दूसरा बेटा राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बाद उसको वजीर आजम बनाया गया था। ये तमिलनाडु की इलाकी पसंद औरतें थी जिनके साथ कुछ ज्यादतियां हुई थी, उन्होंने एक फूलों का गुलदस्ता उस स्टेज पर पहुंचाया, यानी पहले को दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को, हत्या कि वो स्टेज पर पहुंच गया। जब स्टेज पर पहुंचा तो वो पीछे से वो बटन दबा दिया। राजीव गांधी जो था इसके 11 टुकड़े लाश के हुए। लाइक बेटो ये इंदिरा गांधी जिसका नाम निशान इस दुनिया में बाकी नहीं रहा, दोनों बेटे दोनों मारे गए और कभी बहुत कोई भी नहीं मरा, जाते खुद भी। लाल के साथ काम है बेटो, जब इंदिरा गांधी के सामने वो सिख सतवंत सिंह, कैर सिंह ये सामने आए तो उन्होंने कहा ये क्या करते हो? कहने लगे अकाल तख्त का ये बदल लेना चाहते हैं हम। चनाचे उन्होंने इंदिरा गांधी के जिस्म में 84 गोलियां दाग दी, मौके पर ही ये बढ़ गई। उनमें से सारे सिख मुहाफिज जो थे, सतवंत सिंह बचा था, बाकी मारे गए थे। देखो बेअंत सिंह कोई तो थी ये काम करेगा, दूसरा कैर सिंह कोई तो थी ये काम करेगा, सतवंत सिंह बच गया था, उसको जेल में गुरु का पैगाम गया, पंजाबी के बोल सीढ़ा कुछ नहीं कहना, फांसी चढ़ गया सतवंत सिंह, राज नहीं उसने बताया। नायक बेटो दूसरा किरदार जो था मुजीबुर रहमान, इसकी तफसील खानदानी पस मंजर जो है ये आपके सामने मैं लिख चुका हूँ। ये हमारे सिकंदर खां आर्मी के रिटायर्ड कर्नल हैं, ये उन्होंने ये सारे का सारा हवाला जो है ये अपने मज़ामीन में लिख कर दिया है। मुजीबुर रहमान के ज़माने में जब ये वज़ीर आज़म था तो खटकर मुश्ताक अहमद वज़ीर ज़राअत था, फौजियों के साथ मिलकर इन्होंने बगावत की थी और फौजी जो थे उन्होंने ये बहाना बनाया कि जिस दिन 16 दिसंबर की तकरीबात होंगी उस दिन अगर बारिश हुई तो हम कैसे परेड करेंगे, इसलिए हम आर रोड पर निकले हैं। आज लोगों को ये तासर दिया, लेकिन जब मुजीब के घर के सामने धान मंडी आए तो 3 फायर उन्होंने किए, ईंट से ईंट बजाकर मकान की रख दी। दूसरी रिवायत ये है कि मेजर खुदा अपने दस्ते के साथ वहां पर पहुंचा और सीढ़ियों पर खड़े होकर रात के 2 बजे उसको जगाकर बुलाया। मुजीबुर रहमान ने कहा व्हाट डू यू वांट माय सन्स, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और गोलियों की बुछाड़ कर दी। मुजीबुर रहमान के बेटे भी उन्हीं के साथ वही सीढ़ियों पर मारे गए थे। ये 3 दिन तक लाश जो थी वहां पर पड़ी रही थी सीढ़ियों पर, कुत्ते चीले और कब्बे उस लाश को खाते रहे। फिर आखिर जब इर्द गिर्द इसकी बू फैल गई तो टोंगी पार ढाका से बाहर 6 किलोमीटर एक जगह थी, वहां पर ले जाकर दूर दूर से बाल्टियों के जरिए पानी फेंका। वहां एक नर्स की पुरानी साड़ी ली, वो बांसों के साथ उसको ऐसे ऐसे लपेट कर एक गड़ा खुदा वो फौरी तौर पर उसमें डाल दिया। ये लाइक बेटो इस पाकिस्तान के मुखालिफ का एक अंजाम था।
ये दोनों अंजाम जो थे ये आपके सामने हैं। मगरबी पाकिस्तान से सियासतदान जो थे इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ये बुनियादी तौर पर पंजाबी, ये हमारे दीने के साथ ही इसका गांव है काला गुजरा, ये यहाँ का रहने वाला था। शाहपुर सदर जो कॉलेज था ये वहाँ पढ़ते थे तो आर्मी में सिलेक्ट हो गए। इसी तरह हमारे जनरल न्याजी साहब भी तो लाइक बेटो जिस दिन फौजियों ने हथियार डालने थे उस दिन ससना त्यारे में बैठकर अपनी बीवी को अजीतपुर को साथ लेकर गया, अपनी बीवी को साथ लिया और जाकर ढाका के मैदान में जब उतरे तो वहां पर दिखाया देखो मेरे फौजी ने ये क्या कर दिया। वो बड़ी खुश हुई बीवी उसकी, उसने 100-150 सिपाही लिए और ढाका में लूटी की, 14 ट्रक सामान के भरे और ये गुरदासपुर ले आई। किसी ने इंदिरा गांधी को चुपके से जाकर बता दिया कि जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की बेगम ने यह काम किया है। चनाचे जगजीत सिंह को अपने पास बुलाया और उनसे इस्तीफा ले लिया, उनको फौज से निकाल दिया। तो लायक बेटो ये जगजीत सिंह अरोड़ा था जिसने फिर सिख मसला गार्ड जो थे उनको तरबियत दी, उनको तैयार किया और उन्होंने फिर इंदिरा गांधी का काम तमाम किया। लायक बेटो हमारे जनरल याहिया खान इंतहाई एरिया रगड़ कर इस दुनिया से गए। उनके ज़माने में ये सब कुछ हुआ था। अगर ये याहिया खान चाहते तो उस वक़्त ये हथियार डालने की तकलीफ नहीं हो सकती थी। वज़ीर-ए-आज़म मुजीबुर रहमान को बना देते तो यकीनन खुदा के फजल से ये कायम पाकिस्तान रहता, लेकिन चूंकि तकदीर का लिखा हुआ ऐसे था और ये बिल आकर बंगाली जो थे ये बिफर गए और उन्होंने इलाकी की तहरीक जो थी उसको परवान से डाल दिया। वहाँ पर 3-4 लाख या जितने भी पंजाबी लोग थे वो सबको पंजाबी कहते थे। मगरबी पाकिस्तान के लोग इनके ऊपर जो क़यामत उस वक्त गुजरी या जो सलूक उन्होंने इनके साथ किया वो लायक बेटो बयान करने के काबिल नहीं। लेकिन फिर भी 16 दिसंबर जब भी आता है कोई ना कोई नई ये नबीद लेकर आता है कि अपनी गलतियों पर नज़रसानी करें, अपनी गलतियां जो हैं उसको सामने रखें और मुस्तकबिल का लाहा अमल तैयार करें। ये प्यारे बेटो पाकिस्तान खुदा दाद ममलकत अल्लाह गफूर रहीम के नाम पर बना है और हमेशा ये खुदा के फजल करम से कायम रहेगा। तो प्यारे बेटो 16 दिसंबर को ही ये पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल जो था वहाँ पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। ये दहशतगर्द सारे के सारे जितने भी थे ये हमारा हमसाया मुल्क ये अफगानिस्तान ये वहाँ से आए थे। वहाँ पर टेलीफोन पर उनको गाइडलाइन दी जा रही थी और ये आर्मी का पब्लिक स्कूल यहाँ पर बच्चे जेवरे तलीम हासिल करने के लिए हाजिर हुए थे और बच्चे छोटे छोटे मासूम नर्स अपना उस असाजा कराम उस्तानियाँ ये पढ़ाने में मसरूफ थी जब उन्होंने यकदम फायर खोल दिया। तो प्यारे बेटो 150 के लगभग ये जाने जो थी वहाँ पर गया। ये 16 दिसंबर बहुत बड़ा एक हादसा पाकिस्तान के साथ 16 दिसंबर 1971 और ये 16 दिसंबर पेशावर आला। ये प्यारे बेटो मैं आपके सामने दोनों के बारे में थोड़ा सा इज़हार ख्याल करना चाहता था। ये हमेशा दुश्मन जो है ऐसी कार्रवाई करता है जिससे दिल को तकलीफ पहुंचे। ये जितने भी करदार थे ये सब के सब पासों के अखबार में आया है कि जहन्नम में पहुंचा दिए गए हैं, कोई भी इनमें जिंदा नहीं बचा। अब किसको पकड़ा जाए? जो बाकर अफगानिस्तान चले गए थे वो सब के सब किसी न किसी तरीके ये हमारी आर्मी का ये बहुत बड़ा एक रोल है कि इन्होंने ट्रेस किए सारे के सारे आदमी, इनके टेलीफोन जितने भी राब्ते थे वो सब के सब ट्रेस किए और इनको पकड़ लिया। और सब के सब जो हैं ये दोजख में पहुंच चुके हैं। तो लाइक बेटो
आगे से ये भी हमें एक दर्श मिलता है कि हमें हर वक्त यानी अलर्ट रहना चाहिए। तलीमी इदारे जो हैं वहाँ पर एक सिक्योरिटी का अच्छा सा प्लान बनाना चाहिए ताकि हमारा दुश्मन जो है ये कभी भी मौका हासिल ना कर सके। तो प्यारे बेटो, मैं बच्चों को इस सिलसिले में यही नसीहत करना चाहता हूँ कि जब भी तलीम के बाद फारग हूँ तो इस मुल्क की बढ़ चढ़ कर खिदमत करें। जब भी आपको मौका मिले अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने से गुरेज नहीं करना चाहिए कि ये इस आज़ाद मुल्क की वजह से हम खुदा के फजल से आप पढ़ गए। तो ये मेजर हमारे एक ज़मीर जाफरी साहब, इन्होंने एक नज़म भी लिखी थी, वो नज़म आपको मैं सुनाता हूँ। नियाजी ने अरोड़ा को बाद चश्मे तार पेश किया जब अपना रिवाल्वर, तो एक पल में सदियों का खून हो गया, सर पाक परचम नगू हो गया। ये जांबाज लश्कर न खाता शिकस्त, मगर था क़यादत का किरदार पस्त। अज़ाइम तो बेदार सीनों में थे, मगर सांप भी आस्तीनों में थे। ये बहुत बड़ी एक साजिश थी बंगाल को जो पाकिस्तान से अलग करना था। देखो, हमारी अमदाद के लिए अमेरिका ने अपना 7वां बहरी बेड़ा, उस वक्त मैं 3rd ईयर में पढ़ता था, अमेरिका ने अपना नाम रखा था 7वां बहरी बेड़ा जो पाकिस्तान की मदद के लिए आ रहा है। वो पता नहीं वो बहरी बेड़ा जब कहाँ गर्क हुआ वो नहीं आया। पाकिस्तान की किसी ने मदद नहीं की और दर पर्दा सब ने जिसने भी की शरारतें की। तो लाइक बेटो, ये अक्सर औकात मिर्जा गालिब का एक शेर जो है ये आता है, ये फितना आदमी की खाना बेगानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। ये मिर्जा गालिब का शेर है जो मैंने आपके सामने कहा। हमारे दोस्तों ने जो अच्छे दोस्त थे, जान निसार दोस्त थे, उन्होंने भी मौके पर हमें आकर धोखा दिया था। ये ऐसा धोखा कि पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। तो प्यारे बेटो, बांग्लादेश फिर पाकिस्तान ने 1974 में समर कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई थी। दुनिया इस्लाम की बहुत बड़ी अजीम किस्म की एक यहाँ पर मीटिंग हुई थी। उसमें फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया और फिर मुजीबुर रहमान नफ्से नफीस उसमें शिरकत के लिए ढाका से लाहौर तशरीफ लाए थे। और प्यारे बेटो, इसके खिलाफ आवाज़ भी लोगों ने बहुत उठाई थी, लेकिन हकीकत ही होती है। बांग्लादेश बन गया और दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। 2-4-10 आदमी अगर नारे भी लगाए तो फिर उसका कोई अच्छा असर नहीं हो सकता। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि जब भी ज़रूरत पड़े इस वक्त तो आप दिलो जान से होल हार्टेडली तलीम की तरफ अपनी तवज्जो दें, लेकिन जब मुल्क की खिदमत का मौका आए तो आखिरी जान तक, खून का कतरा तक बहा देना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क ने हमारे साथ बहुत बड़े एहसान मंदियाँ की। ये आज़ाद मुल्क की फ़िज़ा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। वो जो महकूम मुल्क में रहते हैं उनसे पूछो कि आज़ाद मुल्क में रहना कैसा है। प्यारे बेटो, दुनिया जहान से हमारे मुल्क जैसा कोई मुल्क नहीं, दुनिया जहान में इस जैसे कोई लोग नहीं। ये सबसे अछूता किस्म का मुल्क है, सबसे अच्छा नफीस किस्म का खूबसूरत मुल्क है, जिसकी हिफाजत करना हम सब पर फर्ज है और हम सब की जिम्मेदारी है। इस मुल्क के लिए हम काम करें, इस मुल्क के लिए मेहनत करें, इस मुल्क के लिए जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो उसे गुरेज ना करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।